वेलकम टू स्कूल वाला। दिस इज रिचा, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटोर। सो गाइस, अपने पिछले वीडियो में हमने क्या क्या डील किया था, थोड़ा सा ब्रीफिंग उसको कर लेते हैं। सो फर्स्टली हमने ये डील किया था कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट में आपका क्या होने वाला है, क्लास 12 का सिलेबस, करेक्ट। और हमने उसमें अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द कोल्ड वॉर एरा। उसके बारे में अभी हमने जाना था कि उसका इमर्जेंस कहाँ से हुआ है, करेक्ट। और हमने कोल्ड वॉर जो है बेसिकली होता क्या है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, करेक्ट। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट इज कोल्ड वॉर, अगर आपको अच्छे तरीके से जानना है फ्रॉम वेयर इट हैज इमर्ज्ड, तो आप मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। So today we will be dealing in this chapter the most important topic of this chapter, that is the Cuban Missile Crisis. अब ये जो क्राइसिस है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, अगर ये हो गया होता तो अपनी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना वो आज कुछ और ही होती। सो इस वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि हम बता ही नहीं सकते, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि इसलिए इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को हमें डील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक तरीके से आपका फुल फ्लेज, एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका आना ही आना कंपलसरी है, ठीक। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हम समझेंगे कि एक्चुअली में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो क्या था, ठीक है। ये क्राइसिस कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके पहले हम जानेंगे कि ये जो क्यूबन है, ठीक है, ये जो क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस है हमारा, ठीक है, ये है क्या। तो ये क्यूबन का मतलब क्या समझ सकते हैं आप कि एक कोई कंट्री होगी जिसके ऊपर ये नाम बना हुआ है। तो ये जो कंट्री है बेसिकली वो है क्यूबा, ठीक है। तो क्यूबा कहाँ है, आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ से अचानक से ये क्यूबा आ गया। तो इसके लिए मैंने एक इनकॉर्पोरेट किया है इस वीडियो में एक मैप, जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकेंगे कि आखिरकार क्यूबा जो है वो क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें जानना है वर्ल्ड मैप में। तो ये जो यूएसए है, ठीक है, और ये जो क्यूबा है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसका जो डिस्टेंस है आप देख रहे होंगे बहुत ही ज्यादा कम है, करेक्ट। तो यूएसए से जो क्यूबा का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो यूएसए और क्यूबा है वो पास पास के ही कंट्रीज हैं, करेक्ट। अब ये क्या है, जो अपना ये जो क्यूबा है, तो ये क्या था, एलए ऑफ सोवियत था, सोवियत जो यूनियन, मतलब कि एलए ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। एलए का मतलब क्या था, मतलब एक तरीके से इसका सपोर्टर था, यूएसएसआर का सपोर्टर था, ठीक है। इसको यूएसएसआर से क्या क्या मिलता था, यहाँ पे उसको एक तरीके से डिप्लोमेटिक मतलब एड मिलता था, फाइनेंशियल एड मिलता था, ठीक है, जो कि इसको यूएसएसआर से क्यूबा, जो यूएसएसआर जो है वो क्यूबा को प्रोवाइड करता था, मतलब इसको हर एक तरीके से हेल्प करता था, चाहे कि वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं फाइनेंशियली हो, या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से हो, या फिर कोई भी तरीका हो। तो जो यूएसएसआर था वो क्यूबा को क्या करता था, हेल्प करता था। तो इस वजह से ये क्या हुआ, एक तरीके से जो क्यूबा था वो सपोर्टर किसका था, वो सपोर्टर था ये अपना यूएसएसआर का। तो मैंने डिस्टेंस क्यों आपको बताया, क्योंकि ये जो दोनों सुपर पावर्स हैं, दैट इज यूएसएसआर एंड क्या हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये दोनों ही अलग अलग सुपर पावर्स थे। दोनों को क्या था, एक तरीके से उनको ये होड़ थी कि मुझे अब अकेले का सुपर पावर बनना है, मुझे कमांड करना है, मुझे लीड करना है, और दूसरे कंट्री को उसको लीड करना था, ठीक है। सो बेसिकली अगर मान लीजिए कि आप ही के पास में ऐसी कोई, मतलब आप ही के पास में आपका जो दुश्मन का अगर कुछ चीज वहां पे रखी हुई है, तो उससे कितना आपको डर बैठ सकता है कि वो जो चीज है नुकसान आपको कर सकती है। तो सेम केस हुआ इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो हमारा जो यूएसएसआर था, ठीक है, उसकी एक जो मिसाइल थी, ठीक, वो उन्होंने रखा हुआ था कहाँ पे, क्यूबा में। क्योंकि क्यूबा क्या था, उसका एक तरीके से फ्रेंड मान सकते हैं, एलाई था यूएसएसआर का, तो इसीलिए उसने अलाउ किया उसको रखने के लिए, ठीक है। अब ये जो क्यूबा है ना, ये आप देख सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये आइलैंड है, ये पूरा जो आप देख सकते हैं जो क्यूबा है वो एक तरीके का आइलैंड है, ठीक है। तो वो जो आइलैंड था वो यूएसए के पास था, तो वहां पे जो यूएसएसआर है उन्होंने अपना मिसाइल जो है वो रखा हुआ था। इतनी बात क्लियर हो गई।
So Cuba was an ally of Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. The leaders of the USSR were worried that USA would invade communist rule Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation. तो क्योंकि उन्होंने अपना जो मिसाइल था वो क्यूबा में रखा हुआ था, ठीक है, तो इस वजह से यूएसएसआर को ये एक डर था, ये भय था कि ये क्या कर सकता है, जो यूएसए है क्योंकि पास की कंट्री है उसकी, तो वो उसको इन्वेड कर सकता है और उस पे क्या है, वो राज कर सकता है और जो वहां पे कम्युनिस्ट रूल है उसको वो ओवरथ्रो कर सकता है और उसके बाद उस वहां के प्रेसिडेंट को भी हटा के उसको बेसिकली उसको इन्वेड कर सकता है। तो ये एक तरीके से यूएसएसआर को डर हमेशा बना रहता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक दैट इज यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल क्यूबा एंड ओवरथ्रो द वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको ओवरथ्रो कर देंगे, ठीक है, ये तो हमने पहले भी जान लिया। तो क्या हुआ कि जो निकिता क्रुशेव थे, द लीडर ऑफ द सोवियत जो यूएसएसआर थे, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस्ड इन 1962। उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि उनको ये डर था तो इस वजह से उन्होंने 1962 में डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, जो क्यूबा है उसको हम रशिया में ले लेंगे और रशिया का ही एक तरीके से पार्ट जो है वो बना लेंगे, ठीक है। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो क्यूबा में रख दिया, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। जब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब उन्होंने जब मिसाइल रख दी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन तक तो वो मिसाइल पड़ी रह गई क्यूबा में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां पे जो अमेरिका था, पास वाली उसकी जो कंट्री थी, उसको पता चल गया कि यहाँ पे यूएसएसआर का मिसाइल जो है, न्यूक्लियर मिसाइल रखा हुआ है। तो जैसे ही अमेरिका को पता चला, अमेरिका की जो टेंशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई कि भाई अगर ये पास में उनकी न्यूक्लियर मिसाइल रखी है, इसका मतलब है कि वो लोग वॉर के सिचुएशन जो है वो कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंशन था वो अब अमेरिका में बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया, ठीक। अब ये टेंशन जो था वो अमेरिका में स्टार्ट होना मतलब शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हो गया, क्लैशेस थोड़ा स्टार्ट हो गया। वॉर तो नहीं हुआ बट जो सिचुएशन था, जो टेंशन था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो प्रेशर था उन कंट्रीज के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि अब अमेरिका को पता चल गया कि यहाँ पे उनकी मिसाइल जो है, न्यूक्लियर मिसाइल रखी हुई है, और रशिया को भी ये चीज पता चल गई कि उनको पता चल गया है। तो उनको ये डर था कि ये जो वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, और उनको ये पता चल गया कि ये जो है वो मतलब उनको अमेरिका को ये चीज पता चल गया है, ठीक है। अब वो एज आइलैंड था, ठीक है, आइलैंड नेशन था, तो क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, वहां पे एक तरीके से न्यूक्लियर मतलब नेवल क्वारंटाइन जो थे, क्या हम कहते हैं, नेवल क्वारंटीन, ठीक है, वो लगा दिया। अब ये नेवल क्वारंटीन उन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि नेवल क्वारंटीन जब लगा देंगे तो जो आइलैंड है, ठीक है, वो क्यूबा का, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर यूएसएसआर का कोई भी मतलब शिप वगैरह जो होंगी वो नहीं आ पाएंगी, या फिर यूएसएसआर के जो एलाइज होंगे उनके भी जो शिप वगैरह होंगे वो भी वहां पे एंटर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने नेवल क्वारंटीन लगा दिया, एक्सेप्ट जो शिप्स वगैरह होंगी जिसमें खाने पीने की ऐसी सारी चीजें होंगी, ठीक है, उन सारी चीजों को हटाकर, जैसे कि मान लीजिए कोई वेपन्स वगैरह है, ठीक है, या फिर मिलिट्री का कोई ऐसा सामान है, या फिर कोई भी ऐसा चीज है जो कि हैम्पर कर सकता है यूएसए को, तो वो जो शिप्स थी उन्होंने वहां पे मतलब जो क्यूबा था, वो जो आइलैंड था, उसमें जब एंटर करता था तो उसको वो मना कर दिया उन्होंने। यूएसएसआर को ये बात पता चली कि भाई ये तो मेरा अलाई है, और वहां पे ही उसने क्या किया, नेवल क्वारंटीन यूएसए ने लगा दिया। तो ये तो फिर वो यूएसएसआर जो था वो भी भड़क गया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि यहाँ पे हमने जो मिसाइल रखी है सिर्फ डिफेंस के पर्पज से रखी है, और यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन अमेरिका तो ठहरा अमेरिका, उसको और कोई भी अगर होगा तो ये थोड़ी ना मानेगा कि भाई ये डिफेंस के लिए रखा है। तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर उन्होंने रखा है तो इसका मतलब ये है कि वॉर जो है वो चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया।
तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उस चीज को, नेवल क्वारंटाइन को नहीं हटाया वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ, टाइम एंड अगेन जो यूएसएसआर था, वो जो एक तरीके से बोल सकते हैं यूएसएसआर ने थोड़ी सी यहाँ पे शैतानी कर दी। और उसके बाद अमेरिका का एक शिप था, ठीक है, अमेरिका का ये फायर प्लेन था या कुछ भी था, जैसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से उनका जो प्लेन था उन्होंने क्या कर दिया, शूट करा दिया। ये किसने शैतानी की, ये यूएसएसआर वालों ने शैतानी की, अमेरिका का प्लेन जो था वो उन्होंने शूट करा दिया। अब ये चीज अमेरिका को पता चली, अब उसमें अमेरिका जो था वो भी भड़क गया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, डेप्थ चार्ज जो है उनके सबमरीन में, जो यूएसएसआर का सबमरीन था, सबमरीन जो है उनका पानी के अंदर था, उसमें उन्होंने डेप्थ चार्ज जो था वो वहां पे उन्होंने लगवा दिया, ठीक है। ये अब दोनों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक तरीके से वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। मतलब ये पूरे 13 डेज का ये इनका जो क्राइसिस था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये 13 डेज तक पूरा चला था। और ये जो सिचुएशन था, इसके बीच में दोनों कंट्रीज की इतनी मतलब डरावनी हालत थी कि सब समझते थे कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है, कभी भी वॉर जैसे सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है, और वर्ल्ड वॉर जो 3 है वो उस जैसे सिचुएशन जो है वो आ सकती है, ठीक है। सो बेसिकली ये हुआ, ठीक। तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में ऐसी चीजें चल ही रही थी, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज का सिचुएशन ऐसा ही था, दोनों ही एकदम टेंशन में थे, ठीक है। तो उस वजह से फिर क्या हुआ, जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक लेटर भेजा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, दैट इज जॉन एफ कैनेडी को, ठीक है। और उन्होंने कहा कि देखिए दोनों ही कंट्रीज के बीच में इतनी मतलब टेंशन वाली सिचुएशन है, हम लोग मतलब इतना सोच रहे, इतना वॉर जैसे सिचुएशन जो है वो क्रिएट उसके वजह से हो सकता है। तो ये जो टेंशन है हमें क्या करना चाहिए, उसको रिलीज करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ दूसरे लेटर में उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है क्यूबा को इन्वेड मत कीजिए, ठीक है। वो भी उन्होंने वहां पे एक तरीके से रिक्वेस्ट किया। फिर जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेटर को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, दोनों ही कंट्रीज जो है वो अच्छे से रहें। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इन्वेड नहीं करेंगे क्यूबा को, लेकिन आपको वहां पे जो आपने अपनी मिसाइल रखी हुई है, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आपकी इस जो आपने प्रपोजल रखा है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली दोनों ही कंट्रीज ने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है। और उस वजह से जब दोनों ही कंट्रीज ने कॉम्प्रोमाइज किया तो ये जो मिसाइल क्राइसिस थी वहीं रुक गई, और ये मिसाइल क्राइसिस जो थी वो नहीं हुई। नहीं तो अगर ये हो जाती तो आज की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब यही दिखा हुआ है। ये तो एक तरीके से स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, सो दैट कि आपको पता रहे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक्चुअली क्या था, ठीक है। सो द यूएस बिकेम अवेयर ऑफ इट, मतलब उनको पता चल गया कि यहाँ पे मिसाइल रखा हुआ है, 3 वीक्स के बाद उनको पता चलता है। सो यूएस president, that is John F. Kennedy, and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries. But they were determined to get the Khrushchev to remove the missile and nuclear weapons from the Cuba. ठीक है, उनको ये भी था कि उनको यहाँ से निकलवाना है, जो उनका न्यूक्लियर मिसाइल था उनको निकलवाना है, और वॉर जैसे सिचुएशन दोनों कंट्रीज में ना क्रिएट हो, इसके लिए वो लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। Kennedy wanted American warship to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning from the USSR of his seriousness. ठीक है, a clash seemed imminent in what came to be known as the Cuban Missile Crisis. तो बेसिकली जो उनका क्लैश हुआ था दोनों के बीच में, जो कि मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया था कि उनका जो प्लेन था, ठीक है, उसको शूट करवा दिया था। फिर उसके बाद यूएसएसआर का जो एक तरीके से सबमरीन था उसको उन्होंने डेप्थ चार्ज करवा दिया था अमेरिका ने। तो ये जो क्लैशेस छोटे छोटे चल रहे थे उसी को हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो बेसिकली ये मिसाइल के ऊपर क्राइसिस हुए थे, सो इसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। क्लियर हो गया?
इवेंचुअली बोथ द साइड डिसाइड टू अवॉइड द वॉर एंड सोवियत शिप स्लोड डाउन, ठीक है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज कंसिडर्ड एज अ हाई पावर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कोल्ड वॉर। सो जो क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस है, हम एक तरीके से देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर का ये बहुत ही ज्यादा किस तरीके से उसको बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसको कोई भी होने से नहीं रोक सकता था, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि क्या है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। तो ये जो इनका इमर्जेंस हुआ दोनों का, मतलब दोनों सुपर पावर्स का, दैट इज जो हमारा यूएसएसआर है और यूएसए है, ठीक है। इन दोनों का जो इमर्जेंस कहां से हुआ, ठीक है, ये हम देखेंगे। So the two superpowers were keen on expanding their spheres of in different parts of the world। दोनों सुपर पावर्स को क्या था, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड अपने आप को करने का सोच रहे थे। अपने जो स्पीयर है उनका, मतलब उनका एरिना जो है उसको एक्सपैंड करने का सोच रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको सुपर पावर बनना है, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज सुपर पावर्स थी ऑलरेडी, बट उनको एक्सपैंड करने का था उनको, ठीक है। तो उन्होंने अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। The smaller states in the alliance used to link to the superpowers for their own purposes, ठीक है। अब जो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, या मतलब बोल सकते हैं या कंट्रीज जो थे, उन्होंने क्या किया, अलायंस करना इन दोनों कंट्रीज से स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया? फॉर देयर ओन पर्पसेस, क्योंकि ये क्या है, सुपर पावर्स है, और अगर ये इनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इनकी प्रॉफिट कहीं ना कहीं होगी ही होगी, करेक्ट। दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ द प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। तो उनके भी कुछ ना कुछ राइवलरीज हुए होंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में उनको उन सुपर पावर कंट्रीज से प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। वेपन्स के लिए भी उनको कहीं ना कहीं वो मांग करेंगे तो उनको हेल्प उससे मिलेगी, इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको उनके राइवलरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें उनको मिलेगी उन सुपर पावर से। इसलिए वो क्या करते थे, वो अलाइज बन जाते थे एक एक कंट्रीज की, ठीक। द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स, ठीक है। तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे एक तरीके से दो कैंप्स बन गए, ठीक है, या फिर दो ग्रुप्स हम बोल सकते हैं। एक अपना यूएसएसआर, एक अपना क्या हो गया, यूएसए, ठीक है। उनके अलाइज कुछ कंट्रीज हो गए और उनके अलाइज कुछ कंट्रीज हो गए। तो बेसिकली दो कैंप में पूरा जो वर्ल्ड था वो बट गया। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। अब ये जो डिवीजन था यूरोप से होना स्टार्ट हुआ था। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप जॉइंड द सोवियत कैंप। सो द वेस्टर्न जो हमारा जो वो था यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ये जो साइड थे ये क्या किए, उन्होंने अलाई, वो क्या अलाई किसके हो गए, यूएसए के, ठीक है। एंड दोज ऑफ द ईस्टर्न जो यूरोप के मतलब EASTERN जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थी वो क्या किसकी अलाई हो गई, वो यूएसएसआर की अलाई हो गई, ठीक है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता था, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेस, ठीक है। मतलब वेस्टर्न किसके हो गए, आपके यूएसए के हो गए, और जो ईस्टर्न हो गए वो यूएसएसआर के अलाइज हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न जो मतलब जो कंट्रीज थी, ये जो सुपर पावर्स है जो कि उनका अलाइज हुए थे, उन्होंने बनाया हुआ था। So the Western Alliance was formalized into an organization. So Western जो alliance थे उनका एक organization जो है वो फॉर्म किया गया, the North Atlantic Treaty Organization NATO, जो कि अभी भी आप सुन रहे होंगे अमेरिका में है, ठीक है। तो नाटो जो है वो बेसिकली वो अमेरिका का एक क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली यूएसए की अलाई है, यूएसए की को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949, जो कि उन्होंने मतलब वो ये जो नाटो था बेसिकली फॉर्म कब हुआ था, अप्रैल 1949 में। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ द 12 स्टेट्स, ठीक। अब 12 स्टेट्स का ये पूरा एसोसिएशन था, क्या, नाटो, ठीक है। विच डिक्लेयर दैट armed
attacked on any one of them in Europe or North America would be regarded an attack on all of them। तो ये इतने ज्यादा मतलब सपोर्टिव थे कि अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे मान लीजिए कोई भी अटैक होता है तो इसका क्या मतलब है, पूरी कंट्री पे अटैक हो रहा है, तो इस वजह से पूरी जो कंट्री है वो एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत आ जाएगी। ठीक, ईच ऑफ दी स्टेट्स वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प दी अदर। सो ये इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कि जो एक एक कंट्रीज जो थी वो एक एक कंट्रीज को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी थी। ठीक है, इन ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया एंड इन द वेस्ट एशिया, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने ईस्ट में और साउथ ईस्ट जो एशिया था, ठीक है, वेस्ट एशिया में जब आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट जो मतलब ईस्ट में एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, यहाँ पे एंड इन वेस्ट एशिया, इन जो तीनों साइड्स में अगर आप देखेंगे तो जो यूनाइटेड जो स्टेट्स है उसने एक अलायंस बनाया इनका भी, और उस अलायंस का नाम रखा साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखिए कि इन्होंने अपने वेस्ट में क्या कौन कौन से जो अलायंस थे उनको लेके नाटो फॉर्म किया था, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में इन्होंने कौन कौन से अलायंस को लेके इन्होंने सेंटो दैट इज द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सीएटो दैट इज द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सो पैक्ट। अब यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न के बारे में बात किया, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यूएसए के बारे में बात किया। ठीक है, अब ईस्टर्न में अगर हम आ जाते हैं तो हम यहाँ पे यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे। सो द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सो पैक्ट was led by the Soviet Union, that is USSR. It was created in 1955 and its principal function was to counter NATO's forces in Europe. तो इनका बेसिकली यही था कि जो कि नाटो जो फोर्सेस है जो कि यूरोप में फॉर्म हुए उनको काउंटर करना था। ठीक है, The Soviet Union and the Communist China responded by having close relations with regional countries such as the North Vietnam, North Korea and Iraq. ठीक, तो ये इनके कुछ अलायंस थे। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस के बारे में बात की है। वेस्टर्न में आपके ये जो यूएसए थे, ठीक है, इनके अलायंस थे, और ईस्टर्न में आपके जो यूएसएसआर था इनके अलायंस थे। तो प्रॉपरली यहाँ पे वही बताया गया है। ठीक है, The other important developments was the non-aligned movement, which gave the newly independent countries as a way of staying out of the alliances. कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी, इंडिया जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट में के लिए, कि जो इंडिया थी वो कभी भी ना ही यूएसएसआर के सपोर्ट में थी और ना ही उनके अगेंस्ट में थी, और ना ही यूएसए के सपोर्ट में थी और ना ही उनके अगेंस्ट में थी, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही मतलब है कि हम किसी के सपोर्ट में भी नहीं रहेंगे और हम उनको क्या करेंगे, अपोज भी नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ वो नॉन अलाइंड मूवमेंट से हुआ, जिसके वजह से न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया जो थी उनको ये उनसे बाहर रहती थी अलाइज बनने में, कि भाई हम अमेरिका को ही सपोर्ट करेंगे और हम यूएसएसआर को ही सपोर्ट करेंगे। तो उन सारी चीजों से बाहर रहे जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुई है, तो इसके लिए जो डेवलपमेंट हमारे देखेंगे हम, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था वो भी उस समय चला था। ठीक है, ये अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गए। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, ठीक है, उनको अलायंस नहीं बना था इन दोनों कंट्रीज का, इन दोनों सुपर पावर्स का, तो कौन सा मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है वो उसके वजह से ये कंट्रीज जो थी इन अलायंस से बाहर थी। ठीक, अब यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाइज? क्यों कि वो ऑलरेडी सुपर पावर्स है। यूएसए जो है वो क्या है, ऑलरेडी एक सुपर पावर है कि नहीं है,
और जो यूएसएसआर है वो भी ऑलरेडी एक क्या है, वो सुपर पावर है, करेक्ट है। दोनों ही कंट्रीज जो है वो अपने में ही सुपर पावर है। तो उनको छोटी छोटी जो कंट्रीज थी या फिर उनके जो अलाइज फॉर्म उन्होंने किए थे उसकी क्या जरूरत थी। वो चाहते तो खुद ही वर्ल्ड पे अकेले लीड कर सकते थे, उनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तो उनको क्यों छोटी छोटी कंट्रीज या फिर क्यों अलाइज जो थे वो फॉर्म करना पड़ा। तो यहाँ पे उसके बारे में ही डिस्कस किया गया है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बेसिकली इनको क्यों जरूरत पड़ी अलाइज की, क्योंकि स्मॉल स्टेट वेर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर इन गेनिंग द एक्सेस। तो बेसिकली एक्सेस के लिए जो स्मॉल स्टेट्स होते थे वो हेल्पफुल थे इन सुपर पावर्स के लिए। अब वो कैसे हेल्पफुल थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। वाइटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे सच एज सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे उनको काम करने हैं जिनमें कि उनको मिनरल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सॉइल वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ से उनको मिलेगा, मान लीजिए उनको अपनी कंट्री में ही कमी पड़ रही है, तो वो ये जो अलाइज फॉर्म किए थे वो वहां से उनको मिल सकता है, वहां से वो रिसोर्सेज जो है उनके रिसोर्सेज को कलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है वो बताता है कि उनकी टेरिटरी, जो स्मॉल कंट्रीज की टेरिटरीज होती थी, फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, ठीक है। जो मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह होते थे, जो वेपन्स होते थे, वो उनको लॉन्च कर सकते थे उन स्टेट्स के या फिर उन कंट्रीज के टेरिटरीज से, ठीक है। तीसरा बोलते हैं लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, ठीक। अब वो जो सामने वाली सुपर पावर कंट्री वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो उनके ऊपर एक तरीके से नजर रख सकते थे। बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच में, करेक्ट। तो इनके बीच में काफी वो है, तो वो कैसे रखेंगे, तो उनके पास वाली जो कंट्रीज थी वो वहां पे क्या करते थे, अपना स्पाई जो है वो रखवा देते थे और वो नजर रखता था उनका, मतलब उसके जो जिसके अगेंस्ट वो रहते थे उस कंट्री के अगेंस्ट, मतलब कि यूएसएसआर अगर मान लीजिए कि वो यूएसए के अगेंस्ट है तो वहां पे उस कंट्री में जो अलाई उसने फॉर्म किया वहां पे एक अपना स्पाई जो है वो रख देगा कि तुम नजर रखो। वैसे ही सेम वाइस वर्सा आपका यूएसए करेगा, ठीक है। फोर्थ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल अलाइज टुगेदर वुड हेल्प पे फॉर द मिलिट्री एक्सपेंसेस। कभी कभी क्या हो सकता है कि एक्सपेंसेस की कमी पड़ सकती है, भले ही बहुत बड़ी वो सुपर पावर्स हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस की कमी जो है उस कंट्री को पड़ सकती है। तो इस वजह से वो जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जब वो थोड़ा कलेक्ट करेंगे सारा, तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो बन सकता है और वो जो बड़ा अमाउंट होगा वो उनके मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके वजह से जो सुपर पावर्स थी उनको जरूरत पड़ती थी अलाइज के लिए और इसीलिए उन्होंने अलाइज फॉर्म किया था। मतलब एक तरीके से गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो था वो दोनों के बीच में चल रहा था। अलाइज जो कंट्रीज थी उनको भी बेनिफिट मिल रहा था सुपर पावर होने का, और जो सुपर पावर कंट्रीज थी उनको भी इन सारी चीजों का बेनिफिट अलाइज से मिल रहा था, ठीक है। सो आज के इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है इसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इस चैप्टर को करेंगे आगे कंटिन्यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक एंड कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। बाय बाय।